नमस्कार, डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट में हूं मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत हो गई और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। और साथ ही दर्शकों, हम ये भी जानते हैं कि जब भी बात हम ज्ञान की करते हैं तो हम जानते हैं कि ज्ञान सभी के जीवन में एक मूल्यवान रत्न है और साथ ही ज्ञान हम सभी को आत्मनिर्भर तो बनाता ही है, साथ ही हमारे समाज और हमारी सभ्यता को भी उन्नति की राह पे लेके जाता है। और जब भी बात ज्ञान की आई और नालंदा विश्वविद्यालय को हम जानते हैं कि एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूरे देश विदेश में इसका नाम है और साथ ही साथ पूरे देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, साथ ही साथ बौद्ध चिंतन के लिए और शोध के लिए आते हैं। वो कहते हैं ना कि नालंदा विश्वविद्यालय इस सत्य की घोषणा करता है कि किताबें भले ही जल जाए लेकिन आप ज्ञान को कभी नहीं जला सकते हैं। तो इसी के साथ आज इसी पे हम खास बातचीत करेंगे। लेकिन दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ जो दिन की शुरुआत है एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार के साथ हम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसी के साथ चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह। और साथ ही दर्शकों, आपको बता दें कि जब भी हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की तो हम जानते हैं कि ये एक पहचान है, एक सम्मान है। वो कहते हैं ना कि आप अपने किताबों को भले ही जला दी जाए या फिर नष्ट कर दी जाए लेकिन ज्ञान को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ ये एक गौरवशाली ज्ञान का केंद्र है नालंदा विश्वविद्यालय। जब इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अभय कुमार सिंह। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, हम जब भी नालंदा की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि नालंदा एक केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जन कहीं कहीं हमारे हिस्ट्री को बताता है और साथ ही साथ यहाँ पे हम देश विदेश से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, शोध के लिए और साथ ही साथ देखते हैं कि बौद्ध शांति के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नालंदा विश्वविद्यालय जो आज उसका पुनर्जीवन हुआ है, जो एक प्राचीन नालंदा भारतीय शिक्षा का बड़ा केंद्र था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मात्र भारत का ही नहीं बल्कि विश्व में इसकी ख्याति थी और इसके प्रति विश्व में श्रद्धा थी कि ज्ञान का ये असली केंद्र है। यहाँ ज्ञान ऑथेंटिक नॉलेज का सेंटर है। तो इस भाव से पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, मंगोलिया, फिर आप आइए सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के भी कुछ एक देश इस नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। और ये करीब 800 वर्ष तक, ये आप समझिए कि जब इसकी स्थापना 5वीं शती से हुई थी, उसके बाद ये 800 वर्ष तक इसके प्रति लोग जो है यही भाव रखते रहे। दूर दूर से यहाँ पर यात्री जो ख़ास तौर से ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ आए, बहुत दूर से, आप मालूम है, चीन से यात्री आए थे यहाँ पर। यात्री नहीं थे, वह अध्येता थे और आके उन्होंने अध्ययन किया। तो इस प्रतिष्ठा को प्राप्त करना नालंदा की बहुत बड़ी उपलब्धि थी और ज्ञान का ये एक ऐसा केंद्र था जहाँ से ज्ञान सबको दिया जाता था। इसी विश्वविद्यालय का जो पुनर्स्थापना जो अब की गई है, और अभी आपने देखा कि पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके परिसर का उद्घाटन किया। तो ये केंद्र उसी भावना के साथ है, ये ज्ञान का वही केंद्र है, वही विश्वविद्यालय है जो कि आज विदेश मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहा है और ये समस्त देशों में उसी भाव से अपने भारतीय ज्ञान को और आधुनिक ज्ञान को सबका प्रसारण कर रहा है। ये दृष्टिकोण जो है वो एशियाई दृष्टिकोण है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है इसमें। तो आप जैसा इस तरह इंगित कर रहे हैं तो मैं यही बताऊंगा कि हम लोग आज फिर उसी प्रयास में है कि समस्त देशों का कल्याण, मानव जाति का कल्याण, मानव जाति में बीच में विशिष्ट जो अन्य सभ्यता के अनेक संस्कृतियां हैं, इनके बीच में संवाद और साथ साथ एक विश्वास, सद्भाव की फिर से स्थापना हो सके, ऐसा ज्ञान, ऐसा हम यहाँ से पुनः दे सके। जी।
और जब भी हम विरासत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आज देश विदेश भी है जो कहीं ना कहीं नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, उनकी विरासत जुड़ी हुई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे इन मूल्यों पे? मैं पहले तो ये कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही प्रेरक ये वचन जो दिया उन्होंने, और ये बहुत हम लोगों में एक बहुत बड़ा एक संदेश भी है, और ये इसको प्रेरित करता है कि देखिए, एक नुकसान ये नहीं है कि पूरा मानवता का जो ज्ञान है विलुप्त हो सकता है। हम वही मानव हैं, हम पुनः उस ज्ञान को वापस स्थापित कर सकते हैं, और ये जो उनका संदेश है हम लोग उसको जी रहे हैं। पुनः हम वही सब विषय, वही सब विचार, इंडियन नॉलेज सिस्टम, सभी चीज़ों को देखिए फिर से बना रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि केवल भारत के लिए, इसके साथ बहुत से देशों का इतिहास, बहुत से देशों की संस्कृति जुड़ी हुई है। आप यकीन मानिए कि चीन, जापान, कोरिया, पूरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो चाहे थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, सब देशों में नालंदा के साथ संबंध था, और सब देशों ने यहाँ के ज्ञान के प्राप्त करके अपने अपने अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार उससे अपने संस्कृति को और अपने समाज को, अपनी अर्थव्यवस्था को, सारे देश का निर्माण किया था। तो आज भी वो जुड़ा हुआ है हमारे साथ। यदि हम नालंदा में कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं, मानव को दिशा दे रहे हैं, दे सकेंगे आगे, तो समझिए उस विरासत को वो लोग भी अपने आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मानवीय कल्याण का जो उसका स्वरूप है सबसे महत्वपूर्ण है नालंदा का। ये प्रतिस्पर्धा नहीं, ये सहयोग सिखाता है। ये एक देश के निर्माण को नहीं लेके चलता, ये चाहता है कि पूरे विश्व में कल्याण, जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव प्रधानमंत्री जी ने कई बार उसको कहा है, वो नालंदा में समझिए, वो ही नालंदा का एक परंपरा है। तो आपका ये मानना कि इतिहास से, इसी के माध्यम से, नालंदा के माध्यम से भारतवर्ष अनेक देशों से जुड़ा रहा, और वो सिर्फ संपर्क जो है, एक हमें ज्ञान का संपर्क ही नहीं रहा, राजनीतिक संबंध अच्छे बने रहे, सांस्कृतिक संबंध अच्छे बने रहे, व्यापार बढ़ता रहा, समृद्धि सब देशों की इसी के कारण हुई। तो ये बहुत बड़ा योगदान दिया है नालंदा ने, और इसको पुनर्जीवित करके तो मानव कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा कदम भारत ने उठाया है जी। और साथ ही सर, नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में फिर से ये कल्चरल एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा माध्यम या फिर बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है। तो इन प्रयासों पे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में जो बच्चे और जो आ रहे हैं, वो कम से कम आज की तिथि में 21 देशों से ज़्यादा कंट्रीज़ के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। ये बढ़ता रहता है, 25-30 तक पहुँचे हैं पिछले वर्षों में। यहाँ पर इन सब देशों के बच्चे जब आते हैं तो वो यहाँ रहते हैं, ये आवासीय विश्वविद्यालय है, उनका यहाँ के ही भारत के और अन्य देशों से सभी बच्चों में आपस में संपर्क होता है। आप कभी परिसर में देखिए तो ऐसा भाव मिलता है जैसे एक शांति से अध्ययन में अनेक देशों के बच्चे लोग जो हैं वो एक जगह पर सबके सब निरत हैं उस ज्ञान की खोज में। तो ये विश्व समुदाय का निर्माण हो रहा है इस परिसर से, वो जो कि सहयोग में, विश्वास में और अपने आपसी भाईचारे में विश्वास रखता है। आपने जैसा कहा कि इसके माध्यम से हम आगे संबंध बढ़ा सकते हैं, जी हाँ, जो यहाँ से पढ़ के जाएंगे वही बच्चे, क्योंकि उनका अनुभव हो चुका है, इस युवा पीढ़ी में जो अनुभव होते हैं वो आगे जाकर उनकी मानसिकता को बनाए रखेंगे, और वो आगे हमेशा लोगों के प्रति एक श्रद्धा, प्रेम और भाईचारे का भाव रखेंगे, ना कि किसी प्रकार का द्वेष या संदेह का। आज की देश में, आज सब देशों में संदेह जो है वो एक दूसरे को प्रति जो है बढ़ रहा है। नालंदा इसका निदान कर रहा है जी। और साथ ही सर, जब भी हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि भारत में दुनिया का जो सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट स्किलिंग सिस्टम हो। और साथ ही यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारा ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये एडवांस रिसर्च कहीं ना कहीं ओरिएंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम इसमें हो। तो इन मूल्यों पे या फिर इस प्रयासों पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, ज्ञान के अगर आप देखिए विभिन्न, अगर आप आयाम देखिए या उसके घटक देखिए, तो एक तो सिंपल जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, दूसरा उस ज्ञान को में बढ़ावा करना। इनोवेशन इज अगेन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। उसको परिष्कृत करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, और उसके माध्यम से फिर हम उसको विजडम में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इसका हम कम्युनिकेशंस
एंड अदर स्किल्स बाय विच उसका हम उस संदेश को, ज्ञान का सार को हम बाकी लोगों में प्रसारित करते हैं। तो इसमें अगर पूरी इसमें भूमिका देखिए तो विश्वविद्यालय का काम यह है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास है कि स्किल डेवलपमेंट भी, कोई ज्ञान अगर उसका कहीं प्रयोग नहीं है, जैसे बहुत सिंपल सी बात हमेशा हम सबके लिए कि हम अध्ययन करने के साथ साथ सोचते हैं कि रोजगार को भी हमें प्राप्त करना है, क्योंकि आजीविका एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारा ये वो ज्ञान अगर हमें रोटी ना दे सके, आजीविका ना दे सके, तो वो भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ हमें अपने ज्ञान के लिए, तो अब नालंदा विश्वविद्यालय में, जब इसका विश्वविद्यालय में लीजिए, हम दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं, हम साहित्य पढ़ाते हैं, हम इतिहास पढ़ाते हैं। तो अब ये विषय जो है इनका कुछ कहीं ऐसा प्रयोग भी होना चाहिए कि इससे कुछ स्किल डेवलपमेंट भी हो सके, तब तो इनका प्रयोग होगा। तो हमने देखिए हिस्ट्री में हमने आर्कियोलॉजी का प्रारंभ किया कि पुरातत्ववेत्ता जो है वो एक रोजगार भी है और वो ज्ञान में इजाफा भी करता है, बढ़ाएगा भी उसको आगे। म्यूजियम का भी हमने शुरू नहीं किया, पर हमने आर्काइव्स का शुरू कर दिया, अभिलेखागार। अभिलेखागार से कनेक्टेड काम हमने शुरू जो किया है, तो उसमें ये कल को क्या होता है कि हमारे दस्तावेजों के ही माध्यम से हमारा सब कुछ, जैसे कहते हैं इतिहास या हमारे जो कुछ भी कृत्य हैं उनके अभिलेख बहुत हमारे लिए साधन होते हैं इतिहास जानने के लिए, पास्ट को जानने के लिए। उसको डॉक्यूमेंटेशन का काम हमने शुरू किया। इन स्किल्स को हम डेवलप करना चाहते हैं इस ओर। अब आप जिस प्रकार से हमने देखा लैंग्वेजेस को पढ़ाना शुरू किया साहित्य में, तो हमारे यहाँ आज कम से कम देखिए कोरियन, जापानीज, फ्रेंच, स्पेनिश, पर्शियन, ग्रीक, तिब्बतन, पाली, संस्कृत, ये सब भाषाएं हमें पढ़ाई जा रही हैं आज की डेट में। इनका प्रयोग भी हम लोग इसी में कर रहे हैं। अभी हमें बिहार सरकार से एक समझौता हो रहा है हमारा, जिसमें यह है कि यहाँ से बहुत लोग रोज़गार प्राप्त करने के लिए विदेशों में जाते हैं और उनको वहाँ आकर जाते हैं। तो यदि उनको कोई विदेशी भाषा आती हो तो उनके अवसर बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समझौते के ज़रिए हम वो कोर्सेज चालू करें, लैंग्वेज इज़ अ स्किल, तो वो स्किल डेवलपमेंट में हम लोग आगे आएँ, उन लोगों को वो भाषाएं सिखाएं जिनके माध्यम से उनको रोज़गार प्राप्त करने में, और रोज़गार जब मिल जाता है तो उसमें फर्दर उनको जो पारिश्रमिक मिलता है वो भी ज़्यादा मिल सके, क्योंकि उनकी योग्यता बढ़ जाती है। इस प्रकार की हम बहुत सी चीज़ें शुरू कर रहे हैं। हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि रिसर्च में हमने लोगों को, जिनको प्रेरित कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप्स देते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने विषय में शोध करें, तो उनको एक प्रकार से एक राशि का सहयोग मिलता है, जो कि उनका फेलोशिप है या स्कॉलरशिप है, और वो आगे अपने नए शोध के माध्यम से फिर उनको एक प्रगति, उनको रोज़गार की तरफ जाए। स्किल डेवलपमेंट में अभी हम, क्योंकि साइंसेस हमारे यहाँ नहीं ज़्यादा है पढ़ाई जा रही हैं, जिस दिन से हमारे साइंस विषय बढ़ जाएंगे उस दिन हम वो स्किल्स भी देना शुरू करेंगे जो कि टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स की है। पर अभी हमारे यहाँ छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज में हमने जियो इन्फॉर्मेटिक्स का, GIS का कोर्सेज किया, हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के छोटा कोर्स ला रहे हैं। तो हम इस प्रकार के बहुत से कोर्सेज के माध्यम से, अभी हम हेरिटेज का हमने कोर्स किया जिससे शायद टूरिज्म को बढ़े, तो हम भी टेस्ट करके देख रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जहां हमें ज़्यादा उसमें मिलेगा। तो हमारी जितनी भी क्षमता है, जो हमारे यहाँ जिस प्रकार के फैकल्टी पढ़ाते हैं, उनकी उस योग्यता के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए हम आगे जा रहे हैं जी। और साथ ही सर, अगर हम शिक्षा नीति की बात करें, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये किन चीज़ों को मजबूती देती दिखाई देती है, और साथ ही साथ ये विकसित भारत के निर्माण में इसका कितना बड़ा योगदान होने वाला है आने वाले कल में, इस बारे पे भी थोड़ा बताएं। जी, देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की आई है, बहुत इसने बड़ा परिवर्तन किया है और शिक्षा को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। इसका धीरे धीरे जिस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि लोग इसकी उपयोगिता को जानेंगे। पहली बात तो ये इसमें की गई है कि आपको ज्ञान को पहले बहुत कंपार्टमेंटलाइज किया गया था। जैसे अगर आप साइंस पढ़ती हैं तो आप आर्ट्स विषय से बिल्कुल अनभिज्ञ रहिए, बल्कि आप कहिए कि हमें अवहेलना ही कर दीजिए उसकी। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि क्योंकि ज्ञान पूरा एक है, हम किसी न किसी ओर से उसका एक पक्ष देख रहे हैं, पर हम दूसरा पक्ष भी जानना चाहते हैं, उससे भी परिचित होना चाहते हैं। तो अब हमें स्टूडेंट को ये स्वतंत्रता है कि वो साइंस के पेपर्स भी पढ़ सकता है,
आर्ट्स के पेपर्स भी पढ़ सकता है। दूसरा, अब तक था कि हम एक स्टूडेंट को लाते थे और हम जिस तरीके से उसको निर्माण करना चाहते थे वैसा करते थे, और उसके बाद उसकी उपयोगिता संसार में क्या हो, वो अपने आप को सोचे कि मैं मिसफिट हूँ। अब क्या है, नई शिक्षा नीति के बाद क्या होगा कि स्टूडेंट जो है अपने रुचि अभिरुचि अपनी और अपनी वो अपने आप को जानता है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या पैशन है, वो अपने विषय में किस में ज़्यादा संतुष्ट है, क्या करने की इच्छा है, उस हिसाब से चयन करता है, अपना कोर्स डिज़ाइन करता है। मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये प्रयोग करना चाहता हूँ, और उसको ये छूट मिल गई है कि उसके कोर्सेज जो हैं उस प्रकार से निर्मित हो सके, उसको दिया जा सके जो वो सीखना चाहता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि उसके शिक्षक की भूमिका कम है, किंतु ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो उसको मिलती है। तीसरा, वो डिग्री अगर छोड़ता है बीच में किसी कारण, नौकरी के लिए या किसी उसकी अन्य किसी कारण हो, निजी कारण हो, तो ये नहीं है कि उसकी पढ़ाई बेकार जाएगी। तो उसमें एक क्रम बना दिया है डिप्लोमा डिग्री का, और उस प्रकार से वो पढ़ाई आगे कभी भी कंटिन्यू कर सकता है, किसी अन्य जगह पर कंटिन्यू कर सकता है, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जा सकता है जहाँ से पढ़ता है, फिर वो शिक्षा केंद्र में जाए। उसके अलावा उसको बहुत सी जो आजकल आधुनिक, अब हमारे पास तो देखिए जो जितना आप कहिए माध्यम आ गए हैं, ऑनलाइन माध्यम से बहुत से लेक्चर्स मिलते हैं, उससे भी ग्रहण कर सकता है। सर, हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के करीब और साथ ही साथ शांति क्षेत्र में बना जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे छात्रों के लिए ऐसे कौन कौन से विषय है जिसकी पढ़ाई की जाती है, दी जाती है, और साथ ही साथ आने वाले कल की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से नए सब्जेक्ट्स हैं, नए विषय हैं जो आने वाले हैं, और क्या कुछ ऐसे सुविधाएँ हैं जो बच्चों को दी जा रही है, इन सुविधाओं के बारे में भी आप थोड़ा बताएं, इस पर प्रकाश डालें। तो मैं आपको पहले सुविधा से शुरू करता हूँ। देखिए, विश्वविद्यालय का जो पूरा परिसर है ये नेट ज़ीरो परिसर है, यानी प्रकृति पर्यावरण से बिल्कुल जुड़ा हुआ, किंतु सारी आधुनिक सुविधाएं उसमें मौजूद हैं। जैसे बिल्डिंग्स जो जितनी बनी हैं, वो जितना उसका रख रखाव है किया जा रहा है, वो इस प्रकार से किया जा रहा है कि पर्यावरण को कहीं से भी दूषित ना किया जाए। किंतु सुविधाएं सारी हैं, एयर कंडीशनिंग है पर वो वाटर बेस्ड है, इस प्रकार से अलग टेक्निकल चीज़ें हैं। वो छात्र छात्राओं के बहुत अच्छी सुविधाएं, हॉस्टल में खाने के लिए, उनके कक्ष, अध्ययन केंद्र में जितने भी सुविधाएं, वाईफाई से आप टेक्निकल जितनी लेना चाहें, उनके लिए जिम है, उनके स्पोर्ट्स क्लब है, सब कुछ है। और हमारे यहाँ शिक्षा का जो आपने कहा, वो मैं क्योंकि ज़्यादा उस पर कहना चाहता था। देखिए, हमारे यहाँ वही इंटरडिसिप्लिनरी जो कि आज NEP ला रहा है, वो हमारे यहाँ ऑलरेडी है, और हम लोग कहते हैं उसको कैफेटेरिया मॉडल। यानी आप अपने आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहते हैं हम ये खाएंगे, हम ये खाएंगे, हर एक की अपनी अलग चॉइस है, उसी प्रकार के अपने सब्जेक्ट की चॉइस कर सकता है। कोर सब्जेक्ट उसको पढ़ना है जो उसके विशेष, जैसे MA में जो उसके सब्जेक्ट है, किंतु बाहरी सब्जेक्ट भी एक आध वो ले सकता है, पढ़ सकता है, ये उसके पास एक विकल्प के रूप में हमेशा रहता है। अब विषय क्या है, तो देखिए विषय में भी एक सामंजस्य मिलेगा आपको, एक से दूसरे से लिंक्ड है। जैसे मैं शुरू करता हूँ, हमारे यहाँ बौद्ध धर्म, दर्शन, बुद्धिस्ट स्टडीज, इंडियन फिलोसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन का एक विभाग है, जहाँ पर हम बुद्धिस्ट स्टडीज पढ़ाते हैं, बौद्ध धर्म पढ़ाते हैं, फिलोसफी पढ़ाते हैं, और दूसरा हम साथ में सनातन हिंदू धर्म का भी एक MA चलता है। 2 MA ये हो गए, एक MA इंडियन फिलोसफी अलग से शुरू होने जा रहा है आगे। तो इसमें आप समझिए कि जो जिस प्रकार से चुनेगा, वो अपने फिलॉसफी का किसी एक विषय में भी अगर महारत करना चाहता है, साथ साथ वो बुद्धिस्ट भी जानना चाहता है, सनातन भी जानना, सब कंप्लीट कर लेगा अपनी पढ़ाई। इसके बाहर अगर देखिए इतर, तो उसके एक और ऑप्शन, दूसरा विभाग शुरू होता है जो कि ये हिस्ट्री का विभाग है, स्कूल फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज। वहाँ पर इतिहास का अध्ययन का एक MA है और आर्कियोलॉजी का दूसरा MA है। तो यदि वो किसी देश से आया है, अपने देश पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहता है, अपने, तो वो इतिहास में भी ले सकता है, और उसमें अगर सोचेगा मेरा रोजगार परक या वहाँ टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट चाहता हूँ, वो आर्कियोलॉजी का पेपर ले लेगा बहुत से, क्योंकि आर्कियोलॉजी विश्व में सब जगह एक ही टेक्निक से सारा कुछ उत्खनन हमारे पास सबसे उत्कृष्ट है, भारत में आर्कियोलॉजी सबसे आगे है। यदि वो जाएगा पर्यावरण का विषय लेना चाहेगा, तो पर्यावरण में हमारे यहाँ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का स्कूल है, जो कि अपने आप में बहुत कंप्लीट है, और बिल्कुल उसमें आज के पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज
वाट ये आपका जो पॉल्यूशंस एवरीथिंग का अध्ययन उसमें वहाँ पर किया जा रहा है। सिटीजन साइंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारे यहाँ आप देखिए तो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पीस स्टडीज़ है, वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो कि बिल्कुल आज की डेट में सबसे ज़्यादा सारे देश उसमें पढ़ना चाहते हैं, और साथ साथ शांति के लिए अध्ययन, शांति कैसे हो, इसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा एक ये सपना था कि नालंदा में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और पीस स्टडीज शुरू हो, तो उसका हमारे यहाँ अध्ययन हमारे यहाँ हो रहा है, शुरू हो चुका है। इसका केंद्र भी अभी विकसित हो रहा है पर शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीस स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी कोर्स है। हमारे यहाँ विश्व साहित्य का कोर्सेज चल रहे हैं जो हमारे यहाँ बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं, और एक मैनेजमेंट चल रहा है। मैनेजमेंट में भी क्या है जो आजकल आप पढ़ते हैं सस्टेनेबिलिटी, तो हमारे यहाँ मैनेजमेंट में सस्टेनेबिलिटी पर सबसे ज़्यादा केंद्रित है। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, पर्यावरण, मैनेजमेंट में सस्टेनेबिलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की आवाज़ बार बार उठती है, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, बुद्धिस्ट, अब आगे ये आ रहा है कि शांति संदेश के लिए पुनः अपने एशियाटिक दर्शनों में देखा जाना चाहिए, हमें वहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये सब एक प्रकार से जुड़ते जा रहे हैं। इसी संग्रह में हम और शुरू कर रहे हैं कुछ अन्य कोर्सेज, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उनके बारे में जी सर, बिल्कुल हम जानना तो चाहेंगे। जैसे हमारे यहाँ इसमें शुरू हो रहा है एक जैन स्टडीज़, जैन दर्शन का पूरा एक सेंटर हम नया शुरू कर रहे हैं। एक हमारा शुरू हो रहा है कोर्स जो कि जिसका हमने नाम दिया है फ्यूचर स्टडीज़। ये बिल्कुल एक नया कोर्स है जो कि अभी कहीं ज़्यादा विश्वविद्यालय में है नहीं, दुनिया में भी एक ही दो जगह है, कि भविष्य में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं और कितने संकट, कितने चैलेंजेस रास्ते में आ सकते हैं। ये पॉलिसी प्लानिंग में हम सोचें, उस सबको अपने मस्तिष्क में ला के प्लानिंग करें, जैसे आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं उस तरीके से अपनी पूरा पॉलिसी की फ्रेमिंग करें। इस प्रकार का उसमें अध्ययन की थियरीज आ रही हैं, ये हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का शुरू मैंने आपको बताया था करने जा रहे हैं। विषयों में हमारे यहाँ एक केंद्र हमने बनाया भारत और फारसी, इंडिया एंड पर्शियन स्टडीज़, इंडो पर्शियन स्टडीज़ का, एक इंडो ग्रीक स्टडीज़ का, क्योंकि ये दोनों देशों से, ग्रीस जो कि यूनान था, आप जानते हैं मेगस्थनीज सबसे पहले पाटलिपुत्र ही आए थे, तो ये जो हम दोनों देशों के बीच के संबंध हैं ये बहुत प्राचीन है। ऐसे ही फारस से हमारे संबंध बहुत हैं, पर्शिया से बहुत, ईरान से संबंध पुराने हैं, और हमारे पास अभी बिहार में सबसे ज़्यादा पर्शियन लिटरेचर के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो ये हम लोग अध्ययन शुरू कर रहे हैं। ये अध्ययन प्राचीन भी है और आधुनिक काल में भी इनकी वैल्यू है, ये हम लोग आप जान ही रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कोशिश में यही है कि उन विषयों से, जिनके विषयों से अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और जो जगह जगह अलग अलग भाषाओं में ज्ञान संग्रहित है, उसको पुनः नालंदा में लाकर उसका अध्ययन किया जाए। क्योंकि इन सब के साहित्य, इन सब की पुस्तकों का अध्ययन यदि नालंदा में होने लगेगा, यहाँ ऐसे शोधकर्ता आ जाएंगे, यहाँ से प्रतिष्ठित विद्वान आ जाएंगे, तो शायद हम लोग पुनः नालंदा की स्थापना जो है सही रूप से कर सकेंगे। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं ये हमारे इतिहास का तो हमें अध्ययन करवा ही रहा है, साथ ही साथ हमारे एंशिएंट टाइम के हमें अध्ययन करवा रहा है, और साथ ही फिलॉसफी के बारे में भी हमें ये कहीं ना कहीं विलुप्त ज्ञान को हम वापस ला रहे हैं। बिल्कुल, जो हमारे आने वाले कल में भी जो भी बच्चे से जुड़ना चाहते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में जाके अपना एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है ये एजुकेशन का। और साथ ही साथ सर हम अगर बात करें वसुधैवाय कुटुंबकम की, तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, तो इस बारे में भी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो भी अध्ययन करना चाहते हैं या जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी से, उन तमाम बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, पूरा वन अर्थ जो आप कहा था, वन फ्यूचर, पूरे भविष्य अब ऐसा नहीं रहेगा कि किसी एक देश की एक अगर समस्या आती है तो समस्त देशों में फैलती है। ये हम लोगों का अनुभव हो चुका है। तो निदान भी है, वो लोग निदान दे सकेंगे जिनके पास सद्बुद्धि है, और भारत में वो सद्बुद्धि है। भारत की सरकार, भारत का पूरा देश, समाज यही चाहता है, और संस्कृति भी हमारी ये चाहती है कि पूरा विश्व में हम कल्याण कर सकें। हम लोगों ने ऐसा ही अपना हमेशा से, सदियों से विचार रखा है। तो समस्त देशों के बच्चों को मैं यही कहूँगा कि यदि वो होड़ में, कंपटीशन में, परस्पर संघर्ष के
विषयों में जो अध्ययन करते हैं एक बार पलट के देखें कि नालंदा और भारत परंपरा में क्या है। हम परस्पर संघर्ष नहीं, सद्भाव के साथ चलते हैं। हम एक दूसरे के कल्याण के भाव से चलते हैं। नालंदा में जितना पठन पाठन है उसमें यही स्पिरिट हम लोग इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। हमारे आप देखिए ये स्पिरिट है कि हम किसी भी जगह सबके कल्याण की बात सोच रहे हैं। हमारे एशियन पर्सपेक्टिव है। हम सिर्फ ये नहीं भारतीय परिप्रेक्ष्य से ऐसे नहीं बोल रहे, हम एशिया के परिप्रेक्ष्य से बोलते हैं। हम सारा ज्ञान समाहित करके चल रहे हैं। तभी हम कहते हैं हमने नेशनलिस्ट वे में डिवाइड नहीं किया है अपने किसी भी विषय को। अंतर्राष्ट्रीयता हमारी जो एक प्रकार की स्पिरिट में आ चुकी है, वो अंतर्राष्ट्रीयता हमारी नालंदा की पहचान है, जिसको हम भारतीय दृष्टिकोण में रखते हैं और कल्याण का भाव हमारा सर्वोपरि। तो ये एक लोगों को, बच्चों को मैं कहूँगा कि अगर वो यहाँ के विषय पढ़ते हैं तो उनमें वो भारत का जो परंपरा है उसका दर्शन उन्हें मिलेगा और शायद वो बहुत सुखद लगता है। जो पढ़ रहे हैं, जो यहाँ से पढ़ कर जा रहे हैं, वो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रख रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ की पढ़ाई हमारे लिए एक विशेष थी, क्योंकि उसमें यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो एक विचार है उसके साथ वो जीते हैं। बिल्कुल। ज्ञान प्राप्ति के साथ भी वो विचार उनका सुदृढ़ हो रहा है कि मानवता के कल्याण की बात सोचनी है हमें। जो ज्ञान है उसकी उपयोगिता तभी है जब वो कल्याणकारी हो। और साथ ही साथ सर हम आपके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि हम जानते हैं कि आप नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। जिम्मेदारियों का जो भार है वो भी आप पे काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपसे ये थोड़ा जानना चाहूँगी कि कुछ वक्त निकाल के अपने लिए समय निकालना कितना ज़रूरी समझते हैं, और साथ ही साथ उन समय में आप क्या कुछ करना पसंद करते हैं, थोड़ा इस बारे में भी बताएं हमें। जी देखिए, जिम्मेदारी तो बहुत अच्छी है, ये सुखद है। ये मैं कहूँगा कि बहुत बड़े अपने आप में अच्छा सम्मान लगता है कि हम नालंदा विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे हैं अपनी। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। खाली समय निकालना कब निकलता है, पहली बात तो यही मुश्किल है, किस समय निकलता है। कोई इसका ऐसा निश्चित नियम नहीं है कि कभी खाली समय मिले, पर जब खाली समय मिल जाता है तो मैं अपने आप को मैं वही जोड़ना चाहता हूँ जो धरती से जोड़ना है। जैसे अगर आप मुझसे कहेंगे खाली समय में कहाँ जाएंगे, तो मैं शायद ऐसी जगह भ्रमण पे जाना चाहूँगा जहाँ पर जन समाज के बीच में पहुँच सकूँ। चाहे किसी पर्यटन स्थल पे जाऊँ कहीं, पर कॉमन जो लाइफ में हमेशा से जीवित हम लोगों ने जिया है, वो कॉमन टच बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समाज के बीच में उतर कर नहीं जाएंगे, ना आप उनसे उनकी अपेक्षाएं समझेंगे, ना आप ये जान पाएंगे कि अपना संदेश उन तक कैसे पहुंचाएं। तो मुझको तो बहुत अच्छा लगता है। जब कभी मौका मिलता है तो मैं कहीं ऐसी जगह जाना चाहूँगा जहाँ सब लोग मिलें जुलें, बात हो सामान्य रूप से। बहुत अच्छा लगता था पुस्तकालयों में जाके बैठिए पढ़िए, लेकिन फिर आप कट ऑफ हो जाते हैं। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम समाज की जो धड़कन है उससे जुड़े रहें। बिल्कुल। तो वही समय निकलता है तो मैं ऐसे ही करता हूँ बस। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र भी रहा होगा वो भी आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि ये आप जिस पद पे हैं यहाँ तक पहुँचने तक में काफ़ी समय लगता है लोगों को, और काफ़ी जिम्मेदारियां भी होती है। जैसा कि आपने बताया कि समय मिलता नहीं है, लेकिन जिस समय भी अगर मिले तो उसमें आप भ्रमण करना चाहेंगे, ऐसे ऐतिहासिक जगहों पे जाना चाहेंगे जहाँ पे आप देश और विदेश के बारे में जानने को मिले। और साथ ही सर आपके साथ ये भी जानना चाहूँगी कि अगर नालंदा के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश का एक गौरव है। तो जाते जाते हमारे पास काफ़ी चीज़ों पे हमने आपसे बात भी कर लिया है, तो इसको लेके हमारे दर्शकों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मेरा अगर आप मुझसे छोटा सा पूछना चाहेंगे तो नालंदा एक ईमानदारी है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी ईमानदारी है जिसको निभाना है हमें, और उस ईमानदारी को निभाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो चाहिए वो उत्कृष्टता सबसे पहले तो हमें अपने नैतिकता में लानी है। बिल्कुल। जो हो, चाहे छात्र हो, छात्रा हो, एम्प्लॉय हो, शिक्षक हो, जो भी नालंदा से जुड़ता हो, ईमानदार होना चाहिए, नैतिकता में ऊंचा होना चाहिए। यदि ये जो दो चीज़ें, क्योंकि ये प्राचीन नालंदा के गुण थे, बिल्कुल, इसको जब आप लाएंगे तो मैं समझता हूँ सब चीज़ आसान हो जाती है। तब आपका विश्व कल्याण का भाव सही बन जाता है, और मैं देख रहा हूँ ऐसा ही हो रहा है। हमारे यहाँ के शिक्षक, आप यकीन मानिए, वो नौकरी
नहीं, नौकरी की तरह नहीं कर रहे हैं, वो सेवा की तरह कर रहे हैं। बच्चे जो हैं हमारे यहाँ वो इतने ज़्यादा अब अपने ज्ञान को और ज्ञान के माध्यम से उनको ये नहीं है कि हम बन जाएं, उनको ये है कि हम कुछ अच्छा करें। कि यही है हमारे सेवा कर जितने, अगर आप प्रशासनिक वर्ग में देखिए लोगों को, वो सब इसमें दिन रात लगे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की छवि, नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुई है तो उसको सफल कर किया जाए। तो बस ये भाव हमारा, यही सबसे बड़ा ऊर्जा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, जितने भी लोग आते हैं सबका आशीर्वाद हमें प्रदान है, वो सब अपने हमको देते हैं। तो वो मार्गदर्शन हमें मिलता है। तो उत्कृष्टता नालंदा की विशेषता है। बिल्कुल सर। और वो बस यही, उसी को प्राप्त करने के लिए सबको काम करना है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं नालंदा विश्वविद्यालय एक गौरवशाली विज्ञान का केंद्र है और साथ ही साथ ज्ञान का केंद्र है। और ये एक नाम ही नहीं, एक पहचान है, एक सम्मान है पूरे भारत के लिए। और सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, कीमती वक्त आपने दिया अपना, कुछ समय निकाल के हमें, और जो तमाम चीज़ों पर हमने बात की, इसका सर तहे दिल से आपका शुक्रिया। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद जी।